एवरीवन। सो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ 0 to 1 का चैप्टर 9 जिसका नाम है फाउंडेशंस। तो चलिए शुरू करते हैं। हर महान और बड़ी कंपनी अनूठी होती है, परंतु कुछ ऐसी बातें हैं जिन्हें हर व्यवसाय को आरंभ में ही सही कर लेनी चाहिए। मैं यह बात इतनी बार दोहराती हूँ कि दोस्तों ने मुझे चिढ़ाने के लिए इसका नाम ही थील्स लॉ रख दिया है। जो स्टार्टअप अपनी बुनियाद से ही उलझा हुआ है वह ठीक नहीं हो सकता। आरंभ बहुत महत्व रखता है। ये शुरुआत मात्रात्मक रूप से उन सभी चीज़ों से अलग होती है जो इसके बाद आती है। यह सब हमारे ब्रह्मांड के निर्माण के समय 13.8 बिलियन वर्ष पूर्व में ही सच था। ब्रह्मांड अपने अस्तित्व के आरंभिक माइक्रो सेकेंड्स में 10 की दर से विस्तारित हुआ। 1 मिलियन ट्रिलियन उन पहले कुछ क्षणों में जो विश्व की उत्पत्ति संबंधी कॉल आए और गए। तब भौतिकी के नियम उन नियमों से अलग थे जिन्हें हम आज जानते हैं। या आज से 227 वर्ष पूर्व हमारे देश की स्थापना के समय भी सच था। किसानों ने संवैधानिक सम्मेलन के दौरान जो कुछ महीने बिताए, उस दौरान किसानों ने संवैधानिक सभा में बहस के लिए बुनियादी सवाल उठाए। केंद्र सरकार के पास कितनी ताकत होनी चाहिए? कांग्रेस में प्रतिनिधित्व का विभाजन कैसे हो सकता है? उन समझौतों के बारे में भी आपके विचार चाहे कोई भी क्यों ना रहे हों, उन्हें तभी से बदलना मुश्किल रहा। 1791 में अधिकार बिल संशोधन के बाद हमने केवल 17 बार संविधान में संशोधन किया। आज कैलिफोर्निया में अलास्का जैसे ही सीनेट प्रतिनिधित्व है, हालांकि उसमें उससे 50 गुना अधिक लोग हैं। हो सकता है कि यह एक फीचर हो, परंतु हम इसके साथ तब तक अटके रहेंगे जब तक यूएस का अस्तित्व रहेगा। एक और संवैधानिक सभा होना असंभव है। आज हम केवल छोटे प्रश्नों पर विस्तार से विचार करते हैं। कंपनियां भी कुछ हद तक देशों की तरह ही होती हैं। बुरे निर्णय आरंभ में ही ले लिए जाते हैं। उदाहरण के तौर पर, यदि आप गलत साझेदार चुनते हैं या गलत लोगों का चुनाव करते हैं, तब उन्हें भूलों को सुधार करना बहुत कठिन होता है। इससे पहले कि कोई उस भूल को सुधार कर सके, यह संकट दिवालिया के आदेश तक जा सकता है। एक संस्थापक होने के नाते आपका पहला काम यही होना चाहिए कि शुरुआती कामों को सही तरह से करें, क्योंकि आप किसी दोषयुक्त बुनियाद के साथ एक महान कंपनी नहीं बना सकते। फाउंडिंग विवाह संबंध। जब आप कोई काम आरंभ करते हैं तो आपको सबसे पहला और अहम निर्णय यही लेना चाहिए कि आप इसे इसके साथ आरंभ करना चाहते हैं। सह संस्थापक का चुनाव करने का अर्थ है कि आप विवाह कर रहे हैं और संस्थापकों के बीच का मनमुटाव किसी तलाक की तरह ही भद्दा हो सकता है। किसी भी संबंध के आरंभ में आशा है कि सबको एक साथ बांधती है। उस समय यह सोचना भी गैर रोमानी लगता है कि इस संबंध के साथ कुछ बुरा भी हो सकता है, इसलिए लोग ऐसा सोचते ही नहीं है। परंतु यदि संस्थापकों के बीच ऐसा बैर हो जाए जिसका कोई हल ना हो, तो कंपनी को इसका शिकार होना पड़ता है। 1999 में ल्यूक नोसेक पेपल में मेरे एक सह संस्थापक थे और मैं आज भी उनके साथ फंड्स में काम करता हूं। परंतु पेपल से 1 वर्ष पूर्व मैंने एक कंपनी में निवेश किया जिसे ल्यूक ने किसी और के साथ आरंभ किया था। यह उसका पहला स्टार्टअप अप था और मेरे पहले निवेशक में से एक था। हम दोनों में से किसी को भी इसका एहसान नहीं था, परंतु वह उद्यम तो जैसे पहले ही दिन से असफल होने के लिए अभिशप्त था, क्योंकि ल्यूक और उसके सह संस्थापक के बीच आपस में कोई तालमेल नहीं था। ल्यूक एक समझदार और सनकी चिंतक था और उसका सह संस्थापक एक एमबीए टाइप था जो 90 के दशक के गोल्ड रश को छोड़ना नहीं चाहता था। उन दोनों की भेंट एक नेटवर्क इवेंट में हुई। आपस में कुछ देर बात हुई और उन्होंने मिलकर एक कंपनी खोलने का निर्णय ले लिया। आप वेगस में स्लीट मशीन पर किसी से मिलते हैं और उसी समय आपस में विवाह करने का फैसला कर लेते हैं। या उससे बेहतर नहीं था कि हो सकता है आपके जैकपॉट लग भी जाएं, परंतु उनके लिए यह कारगर नहीं रहा। उनकी कंपनी के पैर उखड़ गए और उनका पैसा भी डूब गया। अब जब मैं किसी स्टार्टअप में निवेश के बारे में सोचता हूँ तो मैं फाउंडिंग से जुड़ी टीम का अध्ययन करता हूँ। तकनीकी योग्यताएं और पूरक कौशल मायने रखते हैं, परंतु संस्थापक आपस में एक दूसरे को कितनी अच्छी तरह जानते हैं और एक साथ मिलकर कैसा काम करते हैं, यह बात ज्यादा मायने रखती है। संस्थापकों को कंपनी खोलने से पहले आपस में पुरानी बातें बांटनी चाहिए, वरना उनकी कंपनी पर संकट आ सकता है। स्वामित्व, अधिकार और नियंत्रण। केवल संस्थापकों के बीच ही आपस में अच्छे संबंध नहीं होने चाहिए।
आपकी कंपनी में हर किसी का मिलकर काम करना जरूरी है। सिलिकॉन वैली का लिबर्टेरियन कह सकता है कि आप इस समस्या को हल करने के लिए एक उपाय कर सकते हैं कि आप एकल स्वामित्व से कंपनी चलाएं। फ्रेडरिक जुंग और हर दूसरे मनोवैज्ञानिक के पास इस बारे में एक थ्योरी है कि हर व्यक्ति का मन अपने ही खिलाफ विभाजित होता है, परंतु कम से कम व्यवसाय में अगर आप अपने लिए काम करते हैं तो इससे संरेखण का आश्वासन दिया जा सकता है। बदकिस्मती से यह इस बात को भी सीमित करता है कि आप किस तरह की कंपनी बना सकते हैं। बिना किसी टीम के आप 0 से 1 तक नहीं जा सकते। एक सिलिकॉन वैली सिंडिकेटवादी आपसे कह सकता है कि आप उपयुक्त संरेखण तभी पा सकते हैं जब तक आप उचित प्रकार के लोगों को काम पर रखें जो बिना किसी मार्गदर्शन तंत्र के शांति से फल फूल सके। कार्य क्षेत्र में आकस्मिक लाभ और कोलाहल से मुक्ति उन सभी पुराने नियमों को नष्ट करते हैं जिन्हें बाकी दुनिया बनाती और पालन करती है। वास्तव में यदि मनुष्य देवदूत होते तो किसी सरकार की आवश्यकता ही नहीं होती, परंतु आजमक कंपनियों ने वह नहीं देखा जो जेम्स मेडिसन ने देखा। मनुष्य देवदूत नहीं होते। यही कारण है कि कंपनियों को चलाने वाले अधिकारी तथा उनका संचालन करने वाले निर्देशकों की भूमिकाएं अलग अलग होती हैं। यही कारण है कि संस्थापक और निवेशक ऐसी कंपनियां का दावा करते हैं जो औपचारिक रूप से परिभाषित हों। आपको अपने साथ काम करने के लिए अच्छे लोग चाहिए, परंतु आपको एक ऐसा ढांचा भी चाहिए जो हर किसी को दीर्घकालीन के लिए जोड़े रख सके। किसी भी कंपनी के गठबंधन में कमी के स्रोत का अनुमान लगाने के लिए इन 3 धारणाओं के अंतर को जानना लाभदायक होगा। पहला, स्वामित्व जो कंपनी की इकट्ठी पर कानूनी रूप से शासन करता है। अधिकार जो वास्तव में दिन प्रतिदिन कंपनी चलाता है। नियंत्रण जो औपचारिक रूप से कंपनी के मामलों का संचालन करता है। एक आदर्श ढांचा स्वामित्व को संस्थापकों, कर्मचारियों और निवेशकों के बीच वितरित करता है। कंपनी को चलाने वाले प्रबंधक और कर्मचारी कंपनी के अधिकार का आनंद उठाते हैं और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास नियंत्रण रहता है, जिनमें प्रायः संस्थापक और निवेशक शामिल होते हैं। थ्योरी के अनुसार विभाजन सही तरह से काम करता है। मालिकाना हक में से आंशिक वित्तीय लाभ निवेशकों और कर्मचारियों को आकर्षित करते हुए पुरस्कार देता है। प्रभावी स्वामित्व प्रेरित करता है और संस्थापकों व कर्मचारियों को सशक्त बनाता है। इसका अर्थ है कि वे सारा काम पूरा कर सकते हैं। बोर्ड से प्रबंध की योजनाओं को बेहतर नजरिए से देख सकते हैं। अभ्यास है इन सभी कामों को अलग अलग लोगों के बीच बांटना उचित लगता है, परंतु इसके कारण संरेखण में कमी के भी अनेक अवसर पैदा होते हैं। यदि संरेखण में कमी की आती को देखना हो तो एक बार DMVA जाएं। मान लें कि आपको एक नया चालक लाइसेंस चाहिए। सुनने में यह बहुत आसान लग सकता है। DMVA एक सरकारी एजेंसी है और हम एक प्रजातांत्रिक गणराज्य में रहते हैं। सारी शक्तियां लोगों के पास हैं जो सरकार चलाने के लिए अपने प्रतिनिधि नियुक्त करते हैं। यदि आप एक नागरिक हैं तो आप DMVA के आंशिक मालिक हैं और आपका प्रतिनिधित्व उसे नियंत्रित करता है। इस तरह जो आप वहां जाएं, आपका काम आराम से होना चाहिए। निसंदेह या उस सब तरह से काम नहीं करता। भले ही हम लोग DMVA के संसाधनों के मालिक हो, परंतु वह स्वामित्व मात्र काल्पनिक है। DMVA को चलाने वाले क्लर्क और अधिकारी तथा DMVA पर थोड़ा नियंत्रण रखने वाले कानून किसी चीज को बदल नहीं सकते, भले ही चुने गए अधिकारी कोई भी कदम क्यों ना उठा ले। नौकरशाही ने चारों ओर अपने पैर पसारे हुए हैं। DMVA किसी के प्रति जवाबदेह नहीं और किसी के साथ भी संरेखित नहीं है। नौकरशाह आपके लाइसेंसिंग के अनुभव को अपनी मर्जी से बहुत सुखद बना सकते हैं। आप राजनीतिक थ्योरी को सामने लाते हुए उन्हें याद दिला सकते हैं कि आप बॉस हैं, परंतु इससे आपको बेहतर सर्विस मिलेगी, इसकी कोई गारंटी नहीं है। बड़े कॉरपोरेशन DMVA से बेहतर काम करते हैं, परंतु वहाँ भी संरेखण की कमी है। खास तौर पर स्वामित्व और अधिकार में तालमेल नहीं है। किसी बड़ी कंपनी का CEO, जैसे मान ले जनरल मोटर्स का मालिक, कंपनी के कुछ अंशों का स्वामी, परंतु वह कुल अंशों का एक हिस्सा ही होगा। यही वजह है कि वह स्वयं को स्वामित्व के मूल्य के बजाय अधिकार की शक्ति का इनाम देगा। उसके लिए 4 महीने में अच्छे नतीजे लाकर दिखाना ही काफी होगा कि उसे अपने भारी कॉर्पोरेट वेतन और कॉर्पोरेट जेट मिलता रहे। अगर वह अंश धारक मूल्य के नाम पर मुआवजा भी पाने लगे तो संरेखण की कमी पैदा हो सकती है। अगर उसे अल्पकालीन प्रदर्शन के नाम पर वे अंश मिले तो उसे और अच्छा लगेगा और उसके लिए भविष्य के अंशधारकों के लिए अधिक मूल्यवान योजनाएं में निवेश करने के बजाय दामों में कटौती करना आसान होगा। कॉर्पोरेट
जॉयटस से अलग आरंभिक अवस्था के स्टार्टअप्स इतने छोटे होते हैं कि संस्थापकों के पास ही स्वामित्व और अधिकार दोनों पाए जाते हैं। किसी स्टार्टअप में अधिकतर संघर्ष स्वामित्व और नियंत्रण के बीच ही होते हैं या बोर्ड में निवेशकों और संस्थापकों के बीच होता है। जब हितों का वितरण होता है तो समय के साथ संघर्ष की भावना भी बढ़ने लगती है। हो सकता है कि कोई बोर्ड सदस्य कंपनी यथासंभव पब्लिक करना चाहे ताकि उसकी फर्म को फायदा हो सके, जबकि संस्थापक उसे निजी ही रखना चाहेंगे ताकि उनके व्यवसाय फले और फूले। बोर्ड रूम में थोड़ा ही अधिक होता है। बोर्ड जितना छोटा होगा, निर्देशकों के लिए आपस में संप्रेषण करना, आम सहमति पर आना और प्रभावी दूरदृष्टि को देखना उतना ही सरल होगा। हालांकि उस प्रभावशीलता का अर्थ यह भी हो सकता है कि एक छोटा बोर्ड किसी भी संघर्ष में जबरन प्रबंधन का विरोध कर सकता है। यही कारण है कि समझदारी से चुनाव करना और भी अहम हो जाता है। आपको बोर्ड का एक एक सदस्य मायने रखता है। अगर एक भी डायरेक्टर समस्या पैदा करने वाला हुआ तो सबके लिए परेशानी का कारण बनेगा और कंपनी के भविष्य को भी संकट में डाल सकता है। 3 लोगों का बोर्ड आदर्श है। आपका बोर्ड 5 लोगों से अधिक नहीं होना चाहिए जब तक आपकी कंपनी पब्लिक ना हो। सरकारी नियमों के अनुसार पब्लिक कंपनियों के बोर्ड बड़े होने चाहिए, औसतन 9 सदस्य कम से कम। आपका बोर्ड जितना अधिक बड़ा होगा, आपकी परेशानी उसी अनुपात में बढ़ती जाएगी। जब देखने वाले को किसी गैर लाभकारी संस्था में दर्जनों लोग दिखते हैं तो वे सोचते हैं, देखो इस संगठन के लिए कितने लोग समर्पित हैं, या बहुत अच्छी तरह चला रहा होगा। दरअसल बड़ा बोर्ड अपने आप में कोई फायदा नहीं देता या केवल एक आड़ बनाता है ताकि संगठन को चलाने वाला असली व्यक्ति किसी को दिखाई ना दे। यदि आप एक असरदार बोर्ड बनाना चाहते हैं तो इसे छोटा ही रखें। बस पर सवार या बस से बाहर। एक सामान्य नियम के अनुसार आपकी कंपनी में शामिल सभी लोगों को पूरी तरह शामिल होना चाहिए। कई बार आपको इस नियम को तोड़ना भी होगा। उदाहरण के लिए बाहरी वकील और अकाउंटेंट रखना ठीक होता है। हालांकि कोई भी जो अपने स्टॉक ऑप्शंस नहीं रखता या आपकी कंपनी से नियमित वेतन लेता है, वह बुनियादी रूप से संरेखित नहीं है। वे अल्पकालीन लाभ पर केंद्रित रहेंगे और आपको भविष्य में और अधिक रचने में मदद नहीं करेंगे। यही वजह है कि सलाहकारों को रखने से काम नहीं बनता। अंशकालिक कर्मचारी भी काम नहीं बनते। दूर से काम करने वालों के बीच भी बात नहीं बनती, क्योंकि जब कर्मचारी रोज एक ही जगह पर एक साथ काम नहीं करते तो वे उनके तालमेल में कमी आ सकती है। अगर आप तय कर रहे हैं कि किसी को बोर्ड पर लाना है या नहीं, तो यह निर्णय दोहरा होना चाहिए। केन कैसी ने सही कहा था, आप या तो बस कर सवार होते हैं या बस से बाहर, नगद राजा नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि लोग काम के लिए पूरी तरह से समर्पित हों तो उनके उचित रूप से वेतन दिया जाना चाहिए। जब भी कोई उद्यमी मुझसे अपनी कंपनी में निवेश के लिए कहता है तो मैं उससे पूछता हूं कि वह स्वयं को कितना भुगतान देने की मंशा रखता है। एक कंपनी अपने सीईओ को जितना कम देती है उतने ही बेहतर तरीके से चलाती है। मेन सेकेंडो स्टार्टअप्स में निवेश करने के दौरान यही एकमात्र स्पष्ट ढांचा देखा है। किसी भी सीईओ को आरंभिक उद्यम में $150 सालाना से अधिक वेतन नहीं दिया जाना चाहिए। इससे कोई अंतर नहीं पड़ता कि वह उस जगह की तुलना में गूगल में अधिक कमा रहा था या उसे भारी बंधक और प्राइवेट स्कूल ट्यूशन के बिल अदा करने हैं। अगर कोई सीईओ $300 सालाना वेतन लेता है तो वह एक संस्थापक के बजाय राजनेता बनने का जोखिम उठा रहा है। इतना अधिक वेतन लेने पर वह सबके साथ जमीनी स्तर पर जुड़ाव रखते हुए समस्याओं को हल करने के बजाय आक्रामकता से निपटारा करेगा। इसके विपरीत कम वेतन पाने वाला कोई अधिकारी कुल मिलाकर कंपनी का मूल्य बढ़ाने पर ध्यान देगा। सीईओ का कम वेतन अन्य लोगों के लिए भी उदाहरण बनता है। बॉक्स के सीईओ एरोन लेवी हमेशा ध्यान रखते थे कि वे कंपनी के सबसे कम वेतन लें। बॉक्स कंपनी चालू करने के 4 साल बाद वे मुख्यालय से 2 ब्लॉक की दूरी पर एक कमरे वाले अपार्टमेंट में रह रहे थे, जिसमें एक गद्दे के सिवा कोई फर्नीचर नहीं था। हर कर्मचारी कंपनी के प्रति उनके इस समर्पण को देखकर उसी तरह चलने की कोशिश करता। अगर कोई सीईओ कंपनी में कम वेतन लेते हुए मिसाल नहीं बनाता तो वह सबसे अधिक वेतन लेकर भी मिसाल बन सकता है। अगर वह राशि उपयुक्त तभी होगी कर्मचारियों को प्रेरित कर सकेगी, नगद आकर्षक
होता है या आपको विकल्प देगा। एक बार पे चेक हाथ आ जाए तो आप उस पैसे से कुछ भी कर सकते हैं, जबकि अधिक धनराशि कर्मचारियों को सिखाती है कि वे भविष्य में नया मूल्य बनाने के लिए अपना समय देने के बजाय कंपनी के मौजूदा मूल्य में से पाने का दावा करें। नगद वेतन की तुलना में बोनस फिर भी बेहतर मान सकते हैं। कम से कम अच्छी तरह होने का आश्वासन तो मिलता है, परंतु यह अल्पकालीन लाभ भी अल्पकालीन सोच और मूल्य छीनने की सोच पर ही बल देता है। किसी भी तरह का नगद भविष्य की तुलना में वर्तमान से संबंध रखता है। निहित स्वार्थ। स्टार्टअप्स को अधिक वेतन देने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वे कुछ और बेहतर दे सकते हैं। कंपनी का आंशिक स्वामित्व दिया जा सकता है। इकट्ठी मिलने से भी लोग भविष्य में कंपनी का मूल्य बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित होते हैं। यदि आप चाहते हैं कि इकट्ठी के कारण संघर्ष के बजाय समर्पण का भाव पैदा हो सके, तो आपको इसका वितरण सावधानी से करना होगा। हर किसी को एक समान शेयर देना यह एक भूल होगी। प्रत्येक व्यक्ति की प्रतिभा अलग होती है, उसकी जिम्मेदारियों के साथ अवसर लागतें भी अलग होती हैं, इसलिए आरंभ से ही सबको समान अंश देना गलत होगा। इस अवस्था में किए जाने वाला रोष किसी कंपनी को मार सकता है, परंतु इसने बचने के लिए कोई मालिकाना फॉर्मूला नहीं है। यह समस्या समय के साथ और गंभीर होती जाती है। जब कंपनी में और अधिक लोग शामिल होने लगते हैं, आरंभिक कर्मचारियों को एक समान अंश मिलते हैं क्योंकि उन्होंने अधिक जोखिम उठाया था, परंतु बाद में आने वाले कुछ कर्मचारी भी उद्यम की सफलता के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। हो सकता है कि 1996 में इर्वे का हिस्सा बनने वाली सचिव 1999 में कंपनी का हिस्सा बनने वाली अपनी अनुभवी बॉस की तुलना में 200 गुना अधिक बन चुकी है। 2005 में फेसबुक की वॉल पर पेंट करने वाले ग्रेविटी कलाकार को जो अंश मिले उनका मूल्य $200 मिलियन हो गया, जबकि यह भी हो सकता है कि 2010 में आने वाला प्रतिभाशाली इंजीनियरिंग केवल $2 मिलियन ही बना सका हो। जब भी आप स्वामित्व का अंश वितरित कर रहे हो तो ऐसे में यह कार्य उपयुक्त तरीके से करना असंभव है। संस्थापक इन सभी बातों को सबके मायने सामने नहीं आने देते। अगर पूरी कंपनी में ऐसा ईमेल भेज दिया जाए जिसमें सबको जारी किए गए अंशों की सूची हो, तो यह कुछ ऐसा होगा मानो किसी ने ऑफिस पर परमाणु बम गिरा दिया हो। अधिकतर लोग अपने लिए अंश नहीं चाहते। पेपल में हमने एक बार एक सलाहकार को नियुक्त किया था जिसने हमसे वादा किया कि वह हमारे लिए व्यवसाय को बढ़ाने वाले फायदेमंद अनुबंध करवाएगा। वह केवल एक ही अनुबंध करवाने में सफल रहा, प्रतिदिन $5000 का नगद वेतन। उसने भुगतान के रूप में अंश लेने से इनकार कर दिया। स्टार्टअप्स के आरंभ में साथ काम करने वालों को करोड़पति बनने की कहानियों के बावजूद लोग अक्सर इकट्ठी लेने पसंद करते हैं या नगद की तरह लिक्विड नहीं होते। यह एक खास कंपनी से बने हैं और अगर कंपनी नहीं चली तो यह बेकार हो जाएंगे। इकट्ठी अपनी सीमाओं के कारण शक्तिशाली साधन है। जो भी कंपनी के मालिकाना हक का हिस्सा लेता है और नगद में भुगतान नहीं चाहता, वह हमेशा कंपनी के भावी मूल्य को बढ़ाने में रुचि लेगा और उसके लिए समर्पित रहेगा। इकट्ठी भले ही संपूर्ण पुरस्कार ना हो, परंतु इसकी मदद से संस्थापक कंपनी में सभी को एकजुट रख सकता है। नींव का विस्तार। बॉब डिलन ने कहा है कि जो पैदा होने में व्यस्त नहीं, वह मरने में व्यस्त है। यदि वे सही हैं तो पैदा होना भी किसी एक क्षण में ही पूरा नहीं होता। आपको किसी तरह इसे जारी रखना होगा, परंतु किसी कंपनी की स्थापना का क्षण एक बार में ही घटता है। आपके पास केवल आरंभ में ही यह अवसर होता है कि आप ऐसे नियम तैयार करें जो भविष्य में कंपनी का मूल्य बनाने के लिए लोगों को एक कर सकें। सबसे अधिक मूल्यवान प्रकार की कंपनी आविष्कार के लिए मुक्त सोच रखती है, जो किसी भी आरंभ का पहला लक्षण है। इससे ही नींव की गहरी समझ आती है। यह तब तक बनी रहती है जब तक कंपनी नई चीजें बना रही है। नई चीजें बनाना बंद कर दे यह समाप्त हो जाती है। यदि आपको नींव रखने का उपयुक्त क्षण मिलेगा तो आप एक मूल्यवान कंपनी बनाने से कई अधिक कर सकते हैं। आप इसके सुदूर भविष्य को नई चीजों की रचना की ओर निर्देशित कर सकते हैं ताकि यह वंशागत सफलता से आगे जा सके। आप इसकी स्थापना को अनिश्चित रूप से विस्तार दे सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। बाकी का नेक्स्ट चैप्टर में एक नई वीडियो के साथ।